हमारा टॉपिक आता है पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि क्या क्या पॉलिसीज एंड क्या क्या लॉज बने हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 क्लियरली स्टेट्स इन द प्रीएम्बल दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीवन हैज़ राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको ये राइट है कि उनको एक जैसा इक्वली ट्रीट करा जाए, ठीक है। एंड एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट आया आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। इसमें ये कहा गया है कि लॉज के सामने सारे सिटीजन्स इक्वल हैं एंड सबको आज़ादी से जीने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। तो बेसिकली जो ये लॉ थे, इन मतलब जो ये आर्टिकल थे, इनमें कहीं पे भी डिसेबिलिटी का कोई आपका ऐसा मेंशन नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 41 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग डिसेबलमेंट। तो इसका मतलब आर्टिकल 41 ने फिर डिसेबलमेंट की बात करी। उन्होंने कहा कि हर राज्य को, हर स्टेट को अपनी आर्थिक क्षमताओं यानी कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार अपनी डेवलपमेंट की लिमिट्स में रहकर राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू वर्क पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है तथा एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज जैसी बीमारी या डिसेबिलिटी में सहायता पाने का हर सिटीज़न का अधिकार है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि हर राज्य को अपनी लिमिट में रहकर इकोनॉमिकल लिमिट हो और अपने डेवलपमेंट के लिमिट्स में रहकर उनको अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ओल्ड एज और डिसेबलमेंट को सपोर्ट करना है। आर्टिकल 45 कमिट्स टू द प्रोविजन ऑफ। अब आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग डिसेबलमेंट। तो ये आर्टिकल कहता है कि हर राज्य को अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार तथा अपने विकास के लिमिट्स में रहकर राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करना है, कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। और तो इसका बेसिकली मेन एरियाज़ क्या थे, इसका था अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी जैसी चीज़ों में, डिसेबिलिटी जैसी बातों में सिटीजन्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका ये राइट है, ठीक है। अब आया आर्टिकल 45। Article 45 commits to the provision of free and compulsory education for all children up to age of 14 years. Based on these, the Constitution Act 2002 has been elected by the Parliament, meeting education of fundamental right of all children in age group of 6 to 14 years. ठीक है, तो आर्टिकल 45 ने ये कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 14 साल तक के सब बच्चों को, ठीक है, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है कोठारी कमीशन। द कोठारी कमीशन फर्स्ट एड्रेस्ड इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन बाय ऑल। तो कोठारी कमीशन बात करता है सबकी सहभागिता की, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन की। इट स्ट्रेस्ड अ कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। इसने सभी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कम्युनिटी के बच्चों के लिए कॉमन स्कूल पे स्ट्रेस डाला, ठीक। इन 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलोड द कमीशंस रिकमेंडेशंस एंड सजेस्टेड द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकल एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एनेबलिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल। तो बेसिकली and the development of an integrated program enabling handicapped children to study in regular school। तो बेसिकली 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसी कमीशन के रिकमेंडेशन को फॉलो करा और ये सजेस्ट किया कि फ़िज़िकल एंड मेंटल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए, अच्छा, और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो रेगुलर स्कूल में इन बच्चों को हम पढ़ा सकें, इंटीग्रेट कर सकें। अब नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। In 1986, the government led by Rajiv Gandhi introduced a new national policy on education. The new policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunity, especially for Indian women, SC and ST communities. तो 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा और बेसिकली एनपीए क्या फोकस करता है, एनपीएस फोकस करता है
कि सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तथा जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं, जितनी भी डिफरेंसेस है वो हटा दी जाएं, स्पेसिफिकली SC एंड ST कम्युनिटीज़ के लिए, और इसमें भी जो वुमेंस हैं उनके लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आर मेनली यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि पूरे देश में एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज एंड फॉर सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव द एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। तथा सभी बच्चों को कम से कम 14 साल तक तो अच्छी पढ़ाई मिले, इक्वली पढ़ाई मिले, तथा जो हम एजुकेशन की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करें अपने लर्निंग लेवल्स को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 are envisaged to conduct of a common entrance examination on all India basis for admission to professional and technical programs in the country। इस एक्ट ने सभी तरह के प्रोफेशनल तथा टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए एक नेशनल लेवल के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करी, ठीक है, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NPE 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 was to establish a national system of education implies that all the students is respective of their caste, creed, sex and religion। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसा नेशनल लेवल का एजुकेशन सिस्टम बने जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन इन सब चीज़ों से हट करो। अब आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992। द POA वॉज स्ट्रेंथन बाय द एनेक्टमेंट ऑफ RCI एक्ट। जो हमारा POA एक्ट था, ठीक है, वो RCI एक्ट के आने के बाद और मजबूत हो गया। देर इज़ नो मैकेनिज्म इन द कंट्री टू स्टैंडर्डाइज एंड मॉनिटर ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड अदर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन द कंट्री। तो स्पेशल एजुकेटर्स की जो ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, मतलब जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है, और कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर भी नहीं था। तो देयरफॉर इन 92 पार्लियामेंट ऑफ इंडियन इनेक्टेड द RCI एक्ट subsequent amended in 2000 to establish a statutory mechanism for monitoring and standardized courses for the training of 16 category of professionals required in the field of special education, rehabilitation of persons with disabilities। इसलिए 92 में इंडियन पार्लियामेंट ने RCI का गठन किया, ठीक है, जिसको आगे 2002 में अमेंडमेंट भी मिला, जो बेसिकली ऐसे मैकेनिज्म या फिर ऐसे प्रोसीजर्स को बनाएगा जो स्टैंडर्डाइज कोर्स को मॉनिटर करें, ठीक है, और और कौन से कोर्सेज़ को जो स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं उन कोर्सेज़ को मॉनिटर करें। और इसमें 16 कैटेगरीज़ के कोर्सेज़ थे, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन फील्ड के, जिसमें हमारा डिसेबलमेंट भी इंक्लूड है। अब आया इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation 1995. The government of India has put in place an act for the disabled to make sure the disabled also form an important part of nation building. The Person with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights 95 Act came into the force on Feb 7, 96. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो डिसेबल बच्चे हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, वो भी नेशन बिल्डिंग में पूरा सहयोग देते हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक्ट आपका, जिसको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही गई, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही और फुल पार्टिसिपेशन उनको मिलना चाहिए की बात कही गई। और ये बेसिकली कब आया था? 7 फरवरी 1996। द मेन प्रोविजंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 95, इसके क्या प्रोविजंस थे? मतलब ये स्टार्ट आपका 96 से हुआ था, 195 में गया था। Directive provides for both preventive and promotion aspects of rehabilitation like education, employment and vocational training, reservation, research and manpower development, creation of barrier-free environment, rehabilitation of persons with disabilities and employment, and establishment of homes for the person with disabilities। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया? इसमें आपका
प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कही गई, प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात कही कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें जो भी डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिजर्वेशन, रिसर्च एंड मैन पावर, ठीक है, इन सबको प्रमोट करना है। उनके लिए एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना है ताकि उनको किसी भी वो अपनी लाइफ बिना किसी में कोई उनकी लाइफ में जीने में, चाहे वो आपका एजुकेशन उनको लेनी हो या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम हो, उसमें उनको कोई किसी भी तरीके के बैरियर को, किसी भी तरीके की हर्डल को फेस ना करना पड़े। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। साथ ही साथ ये फोकस करता है, साथ ही साथ इसने कहा कि जो डिसेबल्स हैं उनके लिए होम भी बनने चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ानी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। नेशनल ट्रस्ट एक्ट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। In 1999, the Indian Parliament passed an act entitled National Trust for the Welfare of the Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability. This act seeks to protect and promote the rights of the persons who, within the disability sector, have been even more marginalized than others. तो बेसिकली नेशनल ट्रस्ट एक्ट बना था उन पर्सनस के लिए जिनको ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या मल्टीपल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित हैं, ठीक है। ये उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है तथा उन सब के राइट्स को प्रमोट करता है। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1999 डजंट डायरेक्टली डील विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। वन ऑफ इट्स थ्रस्ट एरियाज इज टू प्रमोट प्रोग्राम्स विच फोस्टर इंक्लूजन एंड इंडिपेंडेंस by creating barrier-free environment, developing functional skills of the disabled, promoting self-help groups। तो ये डायरेक्टली आपका स्पेशल बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये ना उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है जो एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। ये उनको प्रमोट करेगा, उन प्रोग्राम्स को, उन एसोसिएशंस को प्रमोट करेगा जो इस एरिया में, इन जो हमने ऊपर बात करी ऑटिज्म की, सेरिब्रल पैल्सी की, इन एरियाज़ में काम करते हैं, उन प्रोग्राम्स को, उन स्कीम्स को सपोर्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2006। The Government of India formulated the National Policy for Persons with Disabilities in February 2006, which deals with physical, educational and economical rehabilitation of persons with disabilities. In addition, the policy also focuses upon rehabilitation of women and children with disabilities, barrier-free environment, social security, research, etc. दिस एक्ट बेसिकली डील्स विद फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये रिहेबिलिटेशन के बारे में हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो रिहेबिलिटेशन का मतलब हो गया एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराना। जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको आपका फिजिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिकल लेवल पे, तीनों लेवल पे हेल्प प्रोवाइड करी जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्ट बना था ये उस बारे में बना था कि हमें उन सबको इन तीनों टाइप की हेल्प प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ इसका फोकस था जो वुमेन और बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ पे, उनको भी हमें हेल्प प्रोवाइड करानी है और एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, उनको एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना है और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और आगे रिसर्च करनी है इस फील्ड में कि और आगे कौन कौन से इनोवेशन तरीके से हम इन बच्चों की, इन पर्सनस की हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 aims to protect and encourage the right of children to survival, health, nutrition, education, development, protection and participation. The policy as notified is a paradigm shift from the more common patronizing approach to children with disabilities seen in mainstream. Further, it has incorporated major inputs of various organizations regarding the needs of children with disabilities. तो ये जो हमारा एक्ट है ये आपका फोकस करता है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ में, ठीक है, कि डिसेबिलिटी अगर हमें स्टार्टिंग में ही किसी की पता लग गई है उसको हम किस तरीके से आगे ज़्यादा बढ़ने में तक रोकें। इंडिया में बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम सही टाइम पे पता कर सके तो उनको रोका जा सकता है बढ़ने के लिए। उन बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करता है, उनकी न्यूट्रिशन, उनको सही खान पान मिलना चाहिए, उनको उनकी हेल्थ पे फोकस करता है। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स नीड्स टू बी इंक्लूसिव, और ये हाईलाइट करता है उन बच्चों को इंक्लूड करने की। तो ये मेन स्ट्रीम पे फोकस नहीं करता, ठीक है, लिखा है ना इसमें, इट बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम द मोर कॉमन पैट्रोनाइजिंग अप्रोच टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़
सीन इन द मेन स्ट्रीम। तो ये मेन स्ट्रीम पे फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है हमारा इंक्लूजन में, ठीक है, टोटली इंक्लूजन में। तो यहाँ पे हमारे पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे।